वैसे हम सब गौरव सर को जानते हैं एज ए लिरिसिस्ट, पर आज बात कहानियों की है। तो सर, सवाल से ही शुरुआत करता हूँ। ये सफ़र कैसा रहा? बड़ा एब्स्ट्रैक्ट सवाल। इंटरेस्टिंग रहा। और जैसा कि मनोज जी ने बताया कि इंजीनियरिंग किया था मैंने पहले आईआईटी रुड़की से। उसके बाद अभी जयन भी पूछ रहे थे कि ऐसा अचानक क्या हुआ। तो मैंने इनको बोला कि वो एक जुनून होता है, कई बार कोई कीड़ा काट जाता है, कई बार ऐसा होता है कि नेचर की एक कॉल आती है आपके पास। हम में से बहुत सारे लोग उसे मिस कर देते हैं, शायद मैं भी मिस कर चुका था कई बार। आप जब कह रहे हैं कि ये कॉलिंग शायद कई बार मिस हुई हो, व्हाट वाज दैट एग्जैक्ट मोमेंट जब वो कॉलिंग पकड़ी गई, व्हेन द अपॉर्चुनिटी वाज ग्रैब्ड? कभी कभी क्या होता है कि आपको पूरा, मतलब शायद मैं करीब 20 साल का था जब पहली बार उठाई वो कॉल या पकड़ी गई। तो हम लोग कॉलेज के एक मैगज़ीन में लिखा करते थे। और जब हम छोटे होते हैं हम बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। मुझे फिर याद आनी शुरू हुई बहुत सारी चीज़ें। जैसे सबसे पहली चीज़ थी कि मैं एक्टर बनना चाहता था 7-8 साल की उम्र में। किसी ने कहा भी है कि एक्टिंग सबका सेकंड फेवरेट प्रोफेशन होता ही है। व्हाट्स द फर्स्ट फेवरेट? किसी का कोई भी शौक हो, एक्टिंग एक्टिंग जरूर होती सेकंड है, एक्टिंग हमेशा जरूर होता होती है। है। तो वैसा था, स्कूल के प्रोग्राम्स में डांस वांस किया करता था। तो कुछ साल वो चला। फिर एक अच्छी या बुरी बात ये थी कि पढ़ाई में अच्छा था। तो पढ़ाई में अच्छा था तो घर वालों की उम्मीदें भी ज़्यादा थी और थोड़ा सिंसियर टाइप था। तो घर वालों ने कहा कि अब नहीं, ये कल्चरल ये सब बंद होगा। मतलब मुझे मेरी माँ की एक बात याद है कि अच्छे घरों के लड़के ऐसे नाचते वाचते नहीं हैं। तो फिर कॉलेज में जाके थोड़ा एक्सपोजर मिलता है, फ्रीडम मिलती है, दुनिया की फिल्में देखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया बहुत सारे राइटर्स को। तो लगा कि यही मुझे करना है। तो ब्लॉगिंग से शुरू किया था। और एक बार सेकेंड ईयर की छुट्टियों में मैं घर गया था। तो मेरे पापा ने मुझे कहा कि अब मतलब मैं बैठा था और मम्मी से बात कर रहे थे कि अब गौरव को आईएएस बनाने की तैयारी करनी चाहिए हमें। तो तो फंस गए। मैं तभी वो कुछ महीने थे जब मुझे लगा कि इस पूरे जो लूप से बाहर निकलना होगा। तो शायद वो तो वो वक्त वहाँ बात। क्या कोई विद्रोह का पीरियड आया? विद्रोह का पीरियड ये आया कि जब मैंने कॉलेज पूरा किया, ग्रेजुएशन पूरा किया, उसके बाद गुड़गांव में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी की 6 महीना। और फिर मुझे लगा कि हो गया, 6 महीने बहुत हो गए, और मैंने छोड़ दिया वो। और मेरे पास करने को कुछ और था नहीं। तो मुझे पता भी नहीं था कि क्या करूं, कैसे करूं। तो वो एक पीरियड था जब घर वालों को लगा कि ये पागल हो गया है कि इस पे इतना इन्वेस्ट किया, मेहनत की। तो उन्होंने कहा कोई सरकारी नौकरी कर ले, ये कर ले, वो कर ले। तो वो सब विद्रोह के 2-3 साल थे जब थोड़ा टेंशन भी रही फैमिली के साथ। उन्हीं दिनों मैंने तहलका में लिखना शुरू किया और वहाँ से राइटिंग की शुरुआत हाउ हुई। वाज दैट एक्सपीरियंस राइटिंग फॉर तहलका? आप फिल्म, लिटरेचर, आर्ट्स के बारे में लिखते थे, वो जी, एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत दिलचस्प था। उसने मुझे अपनी लिखे को एडिट करना सिखाया। जो मैं कहता हूँ कि जर्नलिज्म किसी भी राइटर के लिए एक बहुत ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह हो सकता है कई बार। जैसे मैं फिल्म रिव्यू लिखा करता था तो एक अब तो वेबसाइट्स के आने से क्या हो गया, कोई वर्ड लिमिट नहीं हो गई है। पर तब एक लेआउट रहता था कि 380 या 370 वर्ड्स का रिव्यू लिखना है। तो अपनी बात उसी स्पेस में कहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कई बार। तो आप कई बार अपनी प्यारी चीज़ें हटा देते हैं, प्यारी लाइनें हटा देते हैं, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा हटा देते हैं। ये सब एक्सपीरियंस मुझे बाद में काम आया जब मैं बॉम्बे आने के बाद एड्स के लिए जिंगल्स और गाने लिखने लगा। तो वहाँ 30 सेकंड में कई बार अपनी बात कहनी होती है, 2.5 लाइन में, 2 लाइन में। तो वो चीज़ें मैंने सीखी सबसे ज़्यादा। हाउ वाज द ट्रांजिशन फ्रॉम तहलका टू द नेक्स्ट स्टेप? वो कैसे हुआ? द टू द डिसीजन टू लीव दिल्ली एंड टू गो टू द सिटी ऑफ ड्रीम्स। when I started working in for तहलका, तभी से ये था कि जाना तो है, अभी वेट कर रहे कौन सी गाड़ी में जाएं, क्या करें। तो फिर एक उड़ान फिल्म आई थी 2010 में। तो अनुराग कश्यप उसके प्रोड्यूसर थे और मैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था बहुत दिनों से। मतलब वो ऐसे फिल्म मेकर थे, अनुराग कश्यप, दिबाकर बनर्जी, सुधीर मिश्रा, इन लोगों के साथ काम करना चाहता था मैं। तो मैं उनसे कांटेक्ट करने मुझे नंबर मिल गया था उनका कहीं से। तो मैंने 2-3 बार मैसेज किया, उनका कोई जवाब नहीं आया। तो बाय चांस मैं फिल्म स्क्रीनिंग पे गया, मेरे 1-2 दोस्त और थे।
तो वहाँ अनुराग आए हुए थे, हमको पता नहीं था, और 3-4 लोग ही थे देखने वाले, प्रेस रिव्यू था वो। तो वहाँ मैंने इंट्रोड्यूस किया खुद को, तो अनुराग बोले कि अच्छा तू है जो रोज़ मैसेज करता रहता है। तो वहाँ अनुराग से पहली मुलाकात हुई, फिर हमारी अच्छी एक पहली बार हम 3-4 घंटे बैठ के बात की, हम 3-4 लोग थे। फिर मैंने उन्हें अपना काम दिखाया अगली मुलाकातों में। उन्होंने कहा कि बॉम्बे आ जा, बॉम्बे आके कुछ करते हैं। तब वो गैंग्स ऑफ वासेपुर बना रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगली फिल्म में कुछ करते हैं, और वो उन्होंने वादा पूरा किया। तो उन्हीं के कहने पे एक तरह से मैं बॉम्बे चला गया, जल्दी चला गया, नहीं तो शायद थोड़ा और लेट हो जाता। दैट्स अनदर कॉलिंग। हाँ हाँ, दैट्स अनदर कॉलिंग। सो आप शुरुआत से ही पोएट्री, लिरिक्स एंड स्टोरीज दोनों चीज़ें लिखते हैं? हाँ, पैरेलली सब कुछ शुरू हुआ, और एक थोड़ा बचकाना सा खांचा मैंने अपने मन में, बचकाना है शायद सही वर्ड मुझे पता नहीं, कि एक ऐसा खांचा बनाया हुआ था कि कविताएं मैं अपने लिए लिखूंगा, कहानी एक प्रोफेशनल राइटर की तरह लिखूंगा। तो कविता में मैं देखूंगा नहीं कि किसी को समझ आता है, क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता। तो हालांकि धीरे धीरे जाके वो सीमाएं धुंधली होती गई, वो सब खांचे भी टूटते गए, पर शुरू ऐसे हुआ था कि एक तरह की क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन में कहानियों में पाता था, एक तरह का कविताओं में। तो वो जो दिल्ली के साल थे उनमें मैंने बहुत कहानियाँ लिखी, और सब साहित्यिक पत्रिकाओं में छपी, अखबारों में छपी। तो मतलब उस 2 साल के वक्फे में मैंने कम से कम 20 लंबी कहानियाँ लिखी होंगी, मतलब छोटी लंबी सब मिला के। उतना मैंने उसके बाद कभी इतनी इंटेंसिटी के साथ, मतलब उतनी फ्रीक्वेंटली नहीं लिखा। ऑन दिस नोट एक कहानी सुन ली जाए सर। कहानी का नाम है बच्चों की पहुंच से दूर रखें। हम ऐसा कहते ज़रूर थे कि हमारी जान निकल जाएगी, लेकिन वो निकलती नहीं थी। जब वे मुझे मारते थे तो मैं बचाव के लिए किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करता था। ऐसे दीवार की तरह आंगन के बीचों बीच खड़ा रहता जैसे मुझे कोई नहीं हिला सकता। मैं कोई देवता नहीं था कि किसी अस्त्र से उनकी गालियों और लाठियों को वापस लौटा सकूं। वे मेरी आत्मा और शरीर में उतरती थी और छिप कर बैठ जाती थी, लेकिन मैं खड़ा रहता था, आंखें पूरी खोले। मुझे एक भी दृश्य नहीं भूलना था। जब वे थकने लगते थे तब मैं कहता था कि मैं मर जाऊंगा। तब उन्हें तसल्ली हो जाती थी कि उन्होंने मुझे ठीक से मारा है। वे मुझे छोड़ देते थे और जाकर माँ के कमरे का दरवाज़ा खोल देते थे। वो रो रही होती थी, जैसे रोने से अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर लेगी। मैं तब हंसता रहता और उससे बात भी ना करता। मुझे ठीक से याद नहीं, जैसे आप सबको भी नहीं होगा, कि आपने अपनी माँ को पहली बार कब देखा था। जो दृश्य मुझे याद आता है वो उसके नहाने का है। उसमें मैं अपना आसपास नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन अब सोचूं तो ऐसा लगता है कि मैं एक तसले में बैठा हूँ और वो नहा रही है। इसके बाद अचानक उस बाथरूम की बत्ती बुझ जाती है, तब मैं किसी सपने से जागता हूँ। ये मुझे अच्छी तरह याद है कि उस बाथरूम की सामने वाली दीवार में से 2 जगह से ईंटें निकली हुई हैं। उनमें उसने अपनी बिंदी और बालियां उतार कर रख दी हैं। ये खेल जैसा था जिसकी मैंने आपको अभी बात बताई, वो एक खेल जैसा था। मैं उस कमरे के बाहर कुर्सी पर बैठता था, जिसके दरवाजे के ऊपर की दीवार पर एक घड़ी टंगी हुई थी। वक्त का मुझे उस समय अनुमान नहीं था, लेकिन अब लगता है कि कम से कम 1-1.5 घंटा रोज़ ऐसे ही बीतता होगा। वो मेरी मौसी थी जो उस 1-1.5 घंटे के बाद उस कमरे से मेरे पिता के साथ बाहर निकलती थी, खिलखिलाती हुई, जैसे अभी भीतर उन दोनों ने दुनिया को बनाना सीख लिया है। तब मेरे पिता उसे 1 घंटे बैठने का मुझे 1 रुपया थमाते थे और सामने दीवान पर लेट जाते थे। मौसी रसोई में घुस जाती थी और कोई गाना गुनगुनाती हुई चाय बनाने लगती थी। मुझे हैरानी है कि उस वक्त वो रोज़ एक ही गाना गुनगुनाती थी, कम से कम 6 महीनों तक हर रोज़ उसी वक्त एक ही गाना। मुझे उसके बोल याद नहीं, लेकिन उसमें पायल शब्द ज़रूर आता था। बाद में मेरी क्लास में एक पायल नाम की लड़की थी जिससे मैं बहुत नफरत करता था, और एक बार मैंने उसे परकार चुभाकर मारने की नाकाम कोशिश भी की। मौसी मेरी माँ की बहन थी, ये मुझे बहुत बाद में पता चला। मुझे हमेशा वो पापा की कुछ लगती थी। वो तब आई थी जब माँ मेरे लिए भाई या बहन लाने एक कमरे में गई थी। वो ना भाई बहन ला पाई और खुद भी 1 साल तक बीमार होकर उसी कमरे में पड़ी रही। मौसी को देखकर लगता था कि वो कुछ भी छू देगी तो वो पिघल जाएगा। वो 4 रोटियां, सब्जी, सलाद और दही का खाना खा चुकी होती थी, तब भी शुरू के दिनों में उसकी आंखें देखकर मुझे लगता था कि वो भूखी है और कभी भी रो सकती है।
फिर अचानक एक दोपहर मैंने घड़ी वाले दरवाजे वाले कमरे में अपने पिता के हाथ उसके सूट के भीतर पाए। पापा ने मुझे देख लिया और वे तुरंत उठकर मेरी ओर दौड़े। मैं बचकर भागा जैसे मैंने चोरी की हो, लेकिन घर ज़्यादा बड़ा नहीं था और घर से बाहर जाना जाने क्यों मुझे उसूलों के खिलाफ लगा। उन्होंने मेरी पीठ पर दनादन मुक्के मारे और फिर मुझे बाथरूम में बंद कर दिया। मुक्के खाने के दौरान मैं बरामदे में इधर उधर भाग रहा था और माँ अपने बिस्तर से मुझे देख देख कर रो रही थी। ये उसके लिए आसान था, कभी रज़ाई से चेहरा बाहर निकाल कर और कभी अंदर छिपा कर रोते रहना। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कितने समय तक उस दिन बाथरूम में बंद रहा, इसका कोई अनुमान मुझे नहीं है। ये मुझे याद है कि जब मैं निकला तो मौसी खाना बना रही थी और उसने मुझे गोद में लेकर चूमा। अगले दिन मैंने स्कूल से लौटकर पापा से सॉरी बोला। तब उन्होंने मुझे 1 रुपया दिया और कहा कि अब से रोज़ जब तक वे मौसी के साथ उस कमरे के अंदर रहा करें, मैं उसके दरवाजे पर बैठा रहूं और ध्यान रखूं कि कोई अंदर ना आए। कोई उस तरफ आए तो मैं सीटी बजा दूं। मैंने कहा कि मुझे सीटी बजानी नहीं आती। उन्होंने मौसी से पूछा कि क्या कोई और इशारा रखा जा सकता है। मौसी ने कहा कि मैं दरवाजे को बजा दूं। इस तरह मैंने 150 रुपये कमाए, 1 रुपया हर रोज़। तब तक माँ ठीक होने लगी थी और जब वो इस काबिल हो गई कि घर का सारा काम कर सके, तब उसने मौसी को वापस भिजवा दिया, थोड़ा बेइज्जत करके। जितना मुझे समझ में आया वो ये था कि माँ ने मौसी से कहा कि उसने उनके राम जैसे पति को जाल में फंसा लिया था। पापा उस दिन शायद जानबूझकर बाहर ही रहे। मौसी को बस स्टैंड तक छोड़ने वाला भी कोई नहीं था। वो मुझे बाहों में भरकर देर तक रोती रही और उसने मुझसे वादा लिया कि गर्मियों में मैं उससे मिलने ज़रूर आऊँगा। फिर वो चल दी, अकेली, अपना बैग उठाकर, और मैं अचानक इतना उदास हुआ कि मैंने अपना बैट उठाकर उस कमरे की खिड़की तोड़ दी जिसके बाहर मैं 1 रुपया लेकर बैठता था। मैं मौसी को बस अड्डे तक छोड़ने गया। बैग की एक तनी मौसी ने पकड़ी और एक मैंने। उसे देखकर लगता था कि वो कभी झूठ नहीं बोल सकती। उसके होठ जैसे कोहरे में डूबे रहते थे। घर लौटने पर माँ ने मुझे चप्पलों से मारा। माँ ने मौसी की लगाई सारी तस्वीरें दीवारों से उतारी और फिर घर को अपने मुताबिक सजाया। बैठक के दरवाजे पर उसने वेलकम लिखा एक पोस्टर लगाया जिसमें एक औरत दोनों हाथों से फूल बिखेर रही थी। उसने पापा का फिर से ख्याल रखना शुरू किया और मैं स्कूल से लौटता था तो दरवाजे से ही अक्सर उन दोनों की हंसी सुनाई पड़ती थी, जैसे हमारा पुनर्जन्म हुआ हो। पापा माँ के और मेरे लिए फिर से नए नए कपड़े लाने लगे। वे दोनों मुझे साथ लेकर बाजार घूमने जाते और हम सारे शहर के सामने छोटा परिवार, सुखी परिवार दिखते। मौसी कभी लौट कर नहीं आई। माँ ने मुझे सिखाया कि बड़ों का आदर करना चाहिए और पापा के सामने उल्टा कभी नहीं बोलना चाहिए। कुछ महीने बाद वेलकम वाला पोस्टर उतार कर उन्होंने अपनी शादी की एक फ़ोटो बैठक के दरवाजे पर लगाई। उन्हीं दिनों मैंने एक किताब में पढ़ा कि बच्चों की याददाश्त अस्थायी होती है और बड़े होने के बाद बचपन की ज़्यादातर बातें वे भूल जाते हैं। यानी मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था। एक शाम मैं खेल कर आया तो पापा नहीं थे। माँ रसोई में थी, वो खुश थी। उसने मुझसे कहा, पापा कितने अच्छे हैं ना? मैंने कहा हाँ। मैं अंदर के कमरे में गया। वहाँ एक कुर्सी संदूक के पास रखकर उससे मैं संदूक पर चढ़ा। संदूक पर चढ़कर मैंने ऊपर रोशनदान से एक लिफाफा उतारा जिसमें एक पैकेट था जिस पर लिखा था, बच्चों की पहुँच से दूर रखें। वो चूहे मारने की दवा थी। वो पैकेट मैंने जेब में रख लिया और उसी रास्ते से नीचे आ गया। जब मैं बाहर आया तो पापा आंगन के बीचों बीच एक कुर्सी पर बैठे थे। वे शायद अपने मैनेजर से डांट खाकर आए थे। मुझे देखते ही बोले, पढ़ भी लिया कर, कभी चूहे की तरह घूमता रहता है। इस तरह वे अपनी मौत के लिए खुद ही जिम्मेदार माने जाएंगे। वे अगर मुझे डांटने के लिए चूहे शब्द का इस्तेमाल ना करते तो शायद मैं उनके दूध में वो चूहे मारने की दवा ना मिलाता। लेकिन जिस तरह चिड़ियों के खेत चुग जाने के बाद पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसी तरह जहर के हलक से नीचे उतर जाने के बाद अपनी भाषा को कोमल बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगली सुबह एक आम सुबह थी जिसमें पापा का पोस्टमार्टम और मातम जुड़ गया था। डॉक्टरों ने उस जहर का तो पता लगा लिया जिससे उनकी जान गई थी, लेकिन ये पता लगाने के लिए कि जहर किसने दिया, हम सबको एक बाबा के पास जाना पड़ा। बाबा किसी बच्चे के अंगूठे के नाखून में घटना का पूरा वीडियो दिखा देता था। बाबा पहले अपनी मुट्ठी में रेत लेता था, फिर उसे अपने मुंह के पास ले जाकर कोई मंत्र बुदबुदाता था और फिर इशारे से कहता था
कि किसी बच्चे को उसके सामने लाकर बिठाया जाए। माँ लगातार रो रही थी। इशारा उन्हें तो समझ नहीं आया, लेकिन मेरे चाचा ने मुझे गोद में उठाया और बाबा के सामने बिठा दिया। मेरे ऊपर बाबा ने रेत फेंकी, फिर मेरी आंखों पर अपना हाथ रखकर कोई मंत्र पढ़ा, फिर मेरी हथेली को आगे किया और पूछा कि मुझे अपने अंगूठे के नाखून में क्या दिख रहा है। मैंने बताया कि मुझे अंधेरा दिख रहा है। हाँ, अब रोशनी हुई। कौन सी जगह है ये? कैमरा स्टील के डिब्बे पर ही फोकस क्यों है? अरे हाँ, ये तो गुड़ वाला डिब्बा है और ये हमारी रसोई है। फिर कुछ रुककर मैं लगातार अपने नाखून को देखता रहा और उसमें फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। सब मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मैं जिस पल बोलूँगा उसी क्षण कातिल के गले में फांसी का फंदा डल जाएगा। मैंने कहा कि जो मैंने देखा है वो नहीं बता सकता। फिर जब सबने बार बार पूछा, माँ ने मेरे पैरों में गिरकर, चाचा ने गाल सहलाकर, तब मैंने बताया कि डिब्बे से गुड़ निकालने के बाद माँ ने डिब्बे के नीचे अलमारी में लगे अखबार के नीचे से एक छोटी सी पुड़िया निकाली। पुड़िया हरे रंग की थी और उस पर लिखा था कि बच्चों की पहुँच से दूर रखें। फिर माँ ने पुड़िया खोली और स्लैब पर रखे दूध के गिलास में खाली कर दी। फिर दूध और गुड़ की डली लिए हुए बहुत धीरे धीरे माँ रसोई से बाहर आई, वहाँ जहाँ कुर्सी पर पापा बैठे थे। उन्होंने जूते उतार दिए थे लेकिन मोजे नहीं। इतना बताकर मैं चुप हो गया। माँ ने बाबा की गर्दन पकड़ ली। बाबा के चेलों ने माँ को मारते हुए बाबा को छुड़वाया। सब लौट आए। ये नाखून वाला वीडियो तो अदालत में सबूत की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, लेकिन मैंने कुछ दिन बाद पहले पुलिस के सामने और फिर अदालत में बयान दिया कि मैंने असल में अपनी माँ को पापा के दूध में उस पुड़िया से निकला पाउडर मिलाते देखा था। जज साहब ने पूछा, तुम्हारे मम्मी पापा लड़ते भी थे क्या? मैंने कहा, ज़्यादा नहीं, लेकिन अंकल उस पुड़िया में क्या था? जिस तरह से आपने पहले खुद को खांचों में डाल रखा था, अब वो कंप्लीटली खांचे टूट चुके काफ़ी हैं। टूट गए हैं। अब कोई जॉनर का कोई खांचा नहीं। कविता कहानियों में आ जाती है, कहानियाँ स्क्रिप्ट्स में आ जाती हैं, स्क्रिप्ट्स फिर से कविता में आ जाती है कई बार। आपकी Amazon प्राइम पे एक सीरीज आने वाली है, उसके बारे में कुछ बताएं। वही एक पॉलिटिकल ड्रामा है जो Okay. 10 एपिसोड की एक सीरीज़ है जो शायद एक साल लगेगा कम से कम उसको आने में। और ज़्यादा कहानी के बारे में तो मैं बता नहीं सकता, पर अंडरस्टैंडेबली। हाँ, पर इंडियन पॉलिटिक्स की कहानी है। शायद उस जैसा सीरीज फॉर्मेट में इंडिया में कुछ नहीं बना अभी तक। ओके। अभी जो आप काम कर रहे हैं और जो आगे आप काम करना चाहते हैं, व्हाट एक्साइट्स यू द मोस्ट? कैरेक्टर्स एक्साइट मी द मोस्ट, पीपल एक्साइट मी द मोस्ट। कि एक ही सिचुएशन होती है, उसमें एक आदमी सर झुका के रोते हुए चुपचाप चला जाता है। उसी सिचुएशन में एक आदमी किसी आदमी को मार देता है। उसी सिचुएशन में एक आदमी चिल्ला देता है। उसी सिचुएशन में एक आदमी जाके मुकदमा कर देता है। सब अपने अपने रास्ते चुनते हैं। परिवारों में ऐसा ही होता है, सोशली पॉलिटिकली ऐसा ही होता है। तो मुझे ये बहुत दिलचस्प लगता है कि हम सब सेम से हैं बाहर से तो, लेकिन छोटे छोटे फ़र्क हमको कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। तो कुछ ज़िंदगियाँ जो मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं जी सकता, वो कहानियों में जीने को वो मिलती अपने हैं। कैरेक्टर्स में। हाँ, कुछ चॉइसेस जो आप कई बार अपनी ज़िंदगी में नहीं ले सकते, वो आपके कैरेक्टर लेते हैं। तो शायद वो एक पैरेलल दुनिया, थोड़ा पागलपन जैसा भी है ये। मुझे कभी कभी लगता है कि थोड़ा डिसऑर्डर है जो अगर राइटर्स है तो होते हैं। बधाई हो। शुक्रिया। अब सर ये है कि आपने बताया कि आपके कैरेक्टर्स से आपका क्या कनेक्शन है, क्या आपका अफेक्शन है। आपके कैरेक्टर्स कितने असलियत बेस्ड और कितने तसव्वुर इमेजिनेशन बेस्ड हैं? असलियत बेस्ड, रूट्स तो असलियत में ही हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि आप 4 लोगों को मिला के एक इंसान गढ़ देते हैं और उसकी ज़िंदगी में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो किसी 5वें आदमी का है। तो जैसे, तो वैसा है कि ऐसा मुझे भी नहीं पता कि किस आदमी से इंस्पायर्ड। इस कहानी में जो भी ये 3-4 कैरेक्टर्स हैं, एग्जैक्टली किसी भी इंसान को मैं नहीं जानता हूँ, पर बहुत सारे लोग हैं जिनको मिला के शायद ये बने हैं। अब मैं बड़े सवाल के ऊपर आता हूँ। सर की एक बुक रिलीज होने वाली है, आई होप नेक्स्ट मंथ हो जाएगी। उस बुक के बारे में, उस बुक का मैं चाहता हूँ नाम आप खुद बताएं, और
उसकी कहानी बताएं, उसकी कहानी सबका जानना बहुत ज़रूरी है। उस किताब का नाम है 11वीं ए के लड़के। तो वो मेरी ही एक कहानी है, 6-7 कहानियों का एक कलेक्शन है। तो कुछ साल पहले क्या हुआ था कि वो किताब छपने वाली थी। मुझे ज्ञानपीठ से नवलेखन अवार्ड मिला था मेरी कविताओं की पहली किताब के लिए, और उसी सीरीज़ में वो किताब छपने वाली थी। करीब 1 साल के बाद अचानक ज्ञानपीठ से मुझे कहा गया कि आप वो एक कहानी हटा दीजिए। और क्योंकि वो बहुत हमारे पाठकों से और उन सब से पत्र आ रहे हैं कि वो कहानी अश्लील है और हिंदी का पाठक अभी तैयार नहीं है इसके लिए। तो वो शायद एक लेखक की, मुझे नहीं लगता पर्सनली कि उसमें कुछ भी अश्लील है। उसमें जो है, अगर उसमें कुछ अश्लील है तो जैसा किसी बड़े राइटर ने कहा है कि फिर हमारा समाज अश्लील है। मंटो साहब हाँ ने। हाँ, तो जो है वो हमारे समाज में है। तो उस वक्त मैंने वो अवार्ड लौटा दिया था और अपनी किताब दूसरी भी वापस ले ली थी कविताओं की। और थोड़ा मोहभंग हो गया था कि सब आदर्शों की इतनी बात करते हैं, हम अच्छे समाज बनाने के लिए लिखते हैं, तो क्या हम बुराइयों की बात नहीं करेंगे। तो कि उस वक्त फिर 2-3-4 साल गुजरे और बहुत सारे पब्लिशर्स छापना चाहते थे उस किताब को, पर मैं थोड़ा खुद में उलझा रहा। मुझे लगा नहीं, ये कहानियाँ ऐसे ही रहने तो नहीं छापनी। तो अब फाइनली वो जाके एक जो जवानी का एंग्स्ट होता है वो थोड़ा कम हुआ, तो अब शायद वो 1 आध महीने में आ जाएगी किताब 11वीं ए के लड़के। और इस सफ़र ने आपको क्या दिया? ये इस किताब के सफ़र ने, ये जो कन्फ्यूज़न रहा बीच में, ये जो आपका भ्रम जो आप कह रहे हैं, जो मोह भंग हो गया, उससे इट मस्ट हैव गिवन यू सो मेनी लाइफ लेसन्स। इसने मुझे एक चीज़ जो सिखाई, कोई भी मोहभंग क्या सिखाता है कि थोड़ा डिटैच्ड रहना सिखाता है, मोह करो भी कम, तो वैसा कुछ सिखाया। और थोड़ा ये सिखाया कि गुस्सा कम करो। गुस्से में, क्योंकि ये किताब शायद 2 साल 3 साल पहले आ जानी चाहिए थी, मेरे अपने गुस्से की वजह से डिले हुआ, तो ये मुझे लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने खैर अभी कह दिया, आपने वो चीज़ कह दी कि आपको नहीं लगता कि उसमें कुछ अश्लील है, अगर है तो समाज अश्लील है, वो बात ठीक है। पर इसको जज करने वाले, भले ही वो एक किताब हो, कहानी हो, पोयम हो, मूवी हो, वो अच्छी है कि नहीं, वो देखने लायक है कि नहीं, इसको जज करने वाला क्या समाज नहीं होना चाहिए कुछ लोगों की जगह पे? हाँ, मुझे लगता है कि ज़रूर मतलब अच्छा बुरा बात की बात है, मतलब हम सब एक दूसरे के पेरेंट्स बन गए हैं दरअसल। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तय करने लगा हूँ कि ये क्या देखें, ये तय करने लगे हैं कि मैं क्या देखूँ। और हम सब वयस्क हैं, जब हम वोट डाल सकते हैं, इतने मैच्योर हैं कि हम अपना नेता चुन सकते हैं। हम ये चुन सकते हैं कि हमारा देश न्यूक्लियर पावर से क्या करेगा। तो क्या हम इतने वयस्क नहीं हुए कि हम ये चुन सकें कि हम क्या फ़िल्म देखें, क्या किताब पढ़ें? तो ये होता रहता है, फ़िल्मों के पोस्टर फाड़े जाते हैं, रिलीज़ रोक दी जाती है। हम सब बहुत ज़्यादा हर्ट होने को तैयार रहते हैं, और मुझे लगता है कि कम से कम सरकार या किसी ऐसी अथॉरिटी या किसी संगठन के पास ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति कोई क्या देखे। बिल्कुल, बिल्कुल। एक आखिरी क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके बाद एक कुछ चीज़ और सुन लेंगे। ये खैर, आप पोएट्री भी लिखते हैं, आप लिरिक्स भी लिखते हैं, आप कहानियाँ भी लिखते हैं। आप किन्हें पढ़ते हैं? आपको कौन पसंद है? हू हैज़ इन्फ्लुएंस्ड यू? स्पेनिश एक राइटर है मार्केज, उनसे मैं, बिल्कुल, उन्होंने बहुत, बिल्कुल। हाँ, उनकी किताब है 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, वो हिंदी अनुवाद भी है उसका, एकांत के 100 वर्ष नाम से। वो मेरी बहुत पसंदीदा किताबों में से है। उनकी दूसरी एक किताब है लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा, या। वो मुझे बहुत पसंद है। हिंदी में मुझे निर्मल वर्मा बहुत पसंद है, उनकी लगभग सभी कहानियाँ किताबें मैंने पढ़ी हैं। और उदय प्रकाश की कहानियाँ मुझे पसंद हैं। एक इंग्लिश अमेरिकन राइटर हैं रेमंड कार्वर, उनको मैंने कुछ साल पहले ही एक्सप्लोर किया, पर वो भी मुझे बहुत पसंद है। कई बार होता है, कुछ नाम कि ऐसे आप, होते हैं जो हमें नहीं पता जिन्हें होते आप पर ढूंढते ढूंढते पहुंचते हैं, आपको लगता है कि ये तो आप बहुत दिनों से पढ़ना चाहते थे, पर कोई मिल नहीं रहा था जो ऐसा लिखे। तो अब नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट यू टू रिसाइट अनदर। जो कहानी है 11वीं ए के लड़के जिसकी हम बात कर रहे थे, वो बहुत लंबी कहानी है, उसका एक अंश मैं पढ़ देता हूँ यहाँ, छोटा, जो अपने आप में मुकम्मल भी है, लेकिन शायद उसे सुन के अगर आपका दिल करे तो आप बाद में किताब में वो कहानी पढ़ सकते हैं।
अगर मर्द खूबसूरत हो सकते हैं तो वो तब खूबसूरत था। हम लाख चाहते थे कि उसकी दाढ़ी मूछ और बाल काटकर उसे शाहिद कपूर बना दें, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते थे। उन्हीं दिनों उसके बड़े भाई की शादी हुई। बड़े भाई का बलजीत जैसा कोई नाम था। वो कोई काम नहीं करता था, दिन में 3 बार नियम से शराब पीता था और उसका मानसिक संतुलन या तो बिगड़ा हुआ था या कुछ ज़्यादा ही दुरुस्त था। अमरजीत की भाभी का यानी बलजीत की बीवी का नाम रानी था। अगर चांद पर दोपहर होती होगी तो सर्दी की दोपहर भी निश्चित तौर से होती होगी। रानी को देखकर लगता था कि वो उसी दोपहर से आई है। अमरजीत के सामने ही हम उसकी खूबसूरती के कसीदे पढ़ते हुए मदहोश हुआ करते थे और अपनी फैंटेसियाँ सुनाया करते थे। अमरजीत पढ़ाकू किस्म का लड़का था। वो गालियाँ नहीं दे पाता था और आखिर में अपनी किताबें उठाकर चला ही जाता था। ऐसा भी नहीं था कि बाकी लड़कों या अपनी ही भाभीियों के बारे में हमारे इरादे कुछ पवित्र हों, लेकिन रानी की बात ही कुछ और थी। मस्तराम की कहानियों में 25 साल की शादीशुदा लड़की का कोई भी नाम हो, उन्हें पढ़ते हुए हमारे जहन में रानी की कलर तस्वीर ही होती थी। हम तब 11वीं ए में पढ़ते थे और हमें लगता था कि जल्दी ही कोई ऐसा दिन आएगा जब धरती सूरज को छोड़कर हमारे चारों ओर घूमेगी। रानी भाभी क्या मल्लिका शेरावत भी उन दिनों में दूर की कौड़ी नहीं लगती थी। हम सब एक अनजानी तरह से पत्थर होते जा रहे थे। हमारे आसपास या हमारे ख्यालों में जो भी नरमी थी, उसे जब तक कुचल नहीं देते हम परेशान रहते थे। मेरे अलावा 3 और लड़कों ने ये रसीली बातें बनाने की सीमा लांघकर रानी पर ट्राई मारी। उनमें से एक ही उनके घर की वो सीमा लांघ पाया जहां अमरजीत की मोटी माँ सरबजोत रात दिन भर चारपाई पर बैठी रहती थी। वो स्वेटर बुनती या फिर ऊँगती रहती। तब जब बलजीत धुत होकर पड़ा होता, सरबजोत की चारपाई घर के इकलौते दरवाजे के सामने सरबजोत रेखा जैसी कुछ बनी होती थी। उसने अपनी बाकी की ज़िंदगी शायद इसी मिशन पर लगा दी थी कि उसके बेवकूफ़ शराबी बेटे के अलावा कोई उसकी सुंदर बहू की सुंदरता को ना देख पाए। लेकिन जिस तरह हर सेनापति की अपनी कमज़ोरियाँ होती हैं, उसी तरह सरबजोत का मोटापा उसके मिशन का दुश्मन था। अंदर या चौबारे पर ज़रा भी हलचल होने पर वो उठकर बैठ जाती और रानी रानी चिल्लाती रहती, लेकिन रानी उस समेत घर में किसी से बोलती तक नहीं थी। और हलचल के घटनास्थल तक पहुंचने में सरबजोत को कम से कम 5-6 मिनट लगते, और आप तो जानते ही होंगे कि 11वीं ए के लड़के 5-6 मिनट में क्या क्या कर सकते हैं। मेरे अलावा उस घर में दाखिल होने वाला इकलौता लड़का सुखपाल था। वो सरदार था और रानी भाभी को सिख लड़के सख्त नापसंद थे। वो कई बार उनके लिए बाजार से 10-10 किलो सामान लाया, उनके बालों में कंघी की, ज़रूरत पड़ने पर 300-300 रुपये तक उधार दिए और भूल गया। केबल की कुंडी लगाई। एक बार तो उस वक्त जब केबल वाले ने चोरों से बचने के लिए तार में करंट दौड़ाया था और आधे सेकंड के अंतर से श्री सुखपाल बच गए थे। मैं स्वीकार करता हूँ कि सुखपाल रानी भाभी से मेरी बजाय कहीं ज़्यादा प्यार करता था। इतना कि एक बार उन्होंने उसे अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट लेने भेजा था और वो खुशी खुशी लाया था, जबकि उसने रानी को 2 बार बस चूमा भर था और वो जानता था कि प्रेगनेंसी का ये डर उसकी मेहरबानी नहीं है। सुखपाल प्रेम में कमोबेश उतना ही महान था जितना 17-18 साल के किसी लड़के की औकात होती है। बस उसकी दाढ़ी मूछ और केश उसकी कमज़ोरी थे, जिन्हें वो हर शाम कटवाने की सोचता, पर सुबह तक सच्चे बादशाह से इजाज़त ना ले पाता। सुखपाल की कहानी इतनी ज़रूरी नहीं, इसलिए मुझे पहले अमरजीत और शायना के बारे में आपको बता देना चाहिए। शायना मेरी हम उम्र बहन थी और 11वीं बी में पढ़ती थी। 11वीं बी में क्लास की सारी लड़कियां और कुछ भाग्यशाली किस्म के लड़के थे। अमरजीत हमारी क्लास का सबसे होनहार लड़का था और सब मास्टरों को लगता था कि वो किसी दिन कुछ बड़ा उखाड़ेगा। उसे भी 11वीं बी में रहने की विशेष सुविधा दी गई थी, लेकिन जिस तरह बहुत खूबसूरत लड़कियां कई बार घुटनों में दिमाग लिए पैदा होती हैं और बहुत दिमागदार कई बार दुनिया की सबसे बदसूरत नाक लिए, सेनापति अमरजीत के घर की आर्थिक तंगी उसकी कमज़ोरी थी। उसे किसी चीज़ का शौक़ नहीं था, लेकिन जब वो अपनी ज़रूरत की कोई किताब खरीद नहीं पाता था तो डिप्रेशन में चला जाता था। यह वजह मुझे डिप्रेशन में जाने के लिए दुनिया की आखिरी वजह के भी बाद की वजह लगती थी। खैर, जैसे अहिल्या का उद्धार करने राम आए, उससे कुछ अलग तरह से शायना मेरी बहन अमरजीत की ज़िंदगी में आई। शायना ने ही मुझे पहली बार अमरजीत के चेहरे की चॉकलेटी बॉय वाली संभावनाओं के बारे में बताया था।
यह भी क्लास की लगभग सभी लड़कियां अमरजीत पर इस कदर फिदा हैं कि उसके साथ एक रात बिताने के लिए 1 साल फेल होने की कीमत भी उन्हें कुछ नहीं लगती। मैं हैरान था, उस पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मैं इस तरह से अमरजीत का ऑपोजिट था और अपनी क्लास की सब लड़कियों की ऐसी घटिया पसंद, इसके बाद 11वीं ए के सारे लड़कों को पहले गहरी चिंता और बाद में अमरजीत विरोधी भावनाओं से भर देने वाली थी। इसी के बाद हम उसी के सामने उसकी भाभी को लेकर इतने बेशर्म हुए थे। शायना ने कुछ दिन बाद मुझे बताया था कि वे जो फेल होने को कुछ भी ना समझने वाली लड़कियां थीं, उनमें शायना का नाम पहले नंबर पर था। मेरी सगी बहन की पसंद ऐसी थी, शायद इसी तथ्य ने मुझे ये मान लेने के लिए प्रेरित किया कि ईश्वर नहीं होता। क्या होगा ऐसी दुनिया का जहां खूबसूरत लड़कियां अवकलन की किताब में ज़िंदगी तलाश रहे बिल्कुल घटना विहीन लड़कों पर फिदा हो जाती हैं। क्या होगा ऐसी दुनिया का जहां खूबसूरत लड़कियां अवकलन की किताब में ज़िंदगी तलाश रहे बिल्कुल घटना विहीन लड़कों पर फिदा हो जाती हैं। खैर, सरबजोत उस दोपहर दरवाजे के आगे अपनी चारपाई लगाकर सो रही थी। दरवाज़ा खुला ही रहता था और कभी कभी उसकी हमउम्र पड़ोसने आते जाते उससे पूछ लिया करती थी कि वो जिंदा है क्या। वह स्वेटर बुनते हुए ही सोई थी और ऊन के फंदों में उलझी हुई सलाइयाँ उसके चेहरे पर पड़ी थी। मैं उसे लांग कर रानी से मिलने के लिए भीतर घुसा। वो मेरी रानी से पहली मुलाकात थी। मैं उसकी इस बात से बहुत प्रभावित था कि वो घर में अचानक घुस आए अनजान लड़कों को देखकर चीखती नहीं थी। मैंने उसे बताया कि मैं सुखपाल की तरह के प्यार पर थूकता हूँ। इस पर वो बहुत हंसी। मैंने बताया कि मैं न केबल के तारों में उलझूंगा, न दालें खरीद कर लाने में। ये एक तरह से मेरा परिचय था। मैं किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता तब भी कुछ इसी तरह अपने बारे में बताता। रानी ने कहा कि वो देखना चाहती है कि मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। मैंने कहा अगली बार, और मैं बादशाहों की तरह लौटने लगा। मैं बिल्कुल स्लो मोशन में सरबजोत की चारपाई को लांग रहा था कि मेरा पैर लगने से उसके ऊन के गोले हिले। उनसे आधी बुनी स्वेटर में फंसी सलाइयाँ, और वे बिल्कुल एक तरह से उसकी दोनों आँखों में जा घुसी। उसके चीखने और खून की धार निकलने के बीच ही मैं भागा। मुझे एक पड़ोसन ने घर से निकलते हुए देखा और उसी समय सरबजोत की चीख सुनकर वो मुस्कुराई। सरबजोत अंधी हो गई। उसके पति की हल बनाने की दुकान थी। उसके बाद सरबजोत के लिए वो हल के स्पर्श की दुकान हो गई। टीवी के सारे प्रोग्राम टीवी का आकार बन गए। उसकी जितनी भी यादें थी उनमें उदास हरा रंग भर गया। वो यहाँ तक कहने लगी कि गुलाब और गेंदे के फूलों का रंग हरा होता है। वो हवा की गति से पहचानती थी कि दरवाजे के सामने खड़ी है या दीवार के। वो वेल्डिंग की गंध से अपने पति को पहचानती थी, शराब की गंध से बलजीत को, और किताबों की गंध से उसके छोटे भाई अमरजीत को। रानी के शरीर की कोई गंध उसे नहीं मिलती थी, और क्योंकि रानी किसी से बोलती भी नहीं थी, इसलिए कुछ दिनों के बाद सरबजोत अपनी बहू रानी को मरा मान बैठी। उसे लगने लगा कि जो चोर उसकी आंखों में सलाइयाँ घुसाकर भागा था, उसने उससे पहले भीतर रानी की हत्या कर दी थी। ये उसके दिमाग को इतना जमा कि उसने कभी इसकी पुष्टि की ज़रूरत भी नहीं समझी। शुरू के 2 महीने उसकी बहन उसके पास आकर रही तो वो दिन भर यही सोचकर हैरान रहती थी कि 60 पार की उसकी बहन पूरे घर को अकेले कैसे संभाल पा रही है, जबकि वो उसके पास से भी कभी नहीं हटती। जिस दिन बहन जा रही थी, सरबजोत ने उससे पूछा कि अब इस घर को कौन संभालेगा। बहन ने कहा अब तक भी रब ने संभाला है, अब भी वो संभालेगा। अगले ही दिन चाय का कप पकड़ते हुए सरबजोत का हाथ रानी के हाथ से छू गया। उसे लगा कि ये रब का हाथ है। उसके हाथ से चाय का कप छूट गया, जिसके छींटों ने रानी के नए सलवार पर वे दाग लगाए जिन्हें बाद में मैंने उतारा। उसके हाथ से चाय का कप छूट गया और उसने रानी के सामने हाथ जोड़ लिए। आंसुओं की धार उसकी हरी फिल्म वाली आंखों से बह निकली। प्रभ जी माफ़ करो मुझ पापिन को और मुझे अपने साथ ले चलो, सरबजोत बोली अपनी बहू रानी से। रानी ने बदले में उसके सिर पर हाथ फेरा। इसके बाद रानी ने सरबजोत की ज़िंदगी में वो जगह पाली जो 45 साल पहले उसके पहले प्रेमी ने 3.5 मिनट के लिए पाई थी। आप ही मेरे सब कुछ हो वाली जगह। अगले दिन से जैसे ही उसे रानी के आसपास होने का आभास होता, वो अपने सारे पाप उसे बताने लग जाती, जैसे इस तरह प्रायश्चित हो जाएगा।
उसने रानी को अपने सब प्रेमियों के बारे में बताया, ये जोड़कर कि उसने कभी भी एक समय में एक आदमी से प्रेम नहीं किया। वो ये बताते हुए फूट फूट कर रोई कि जब उसकी माँ का हाथ घास काटने वाले गंडासे में आकर कट गया था और ज़्यादा खून बह जाने से वो वहीं मर गई थी, तब वो पीछे अनाज वाले कमरे में घास काटने के लिए रखे गए लड़के के कपड़े उतार रही थी। उसने बताया कि कैसे बहन की शादी के दिन ही उसने गले लगते हुए अपनी बहन की सोने की चेन उतार ली थी, कैसे उसने अपनी गूंगी हो गई सास को एक हफ्ते तक ना अन्न दिया था न पानी। मेरी गंध से सरबजोत बेहोश हो जाती थी, लेकिन जब मैं रानी के आगोश में होता तो उसे मेरे होने का पता भी नहीं चलता था, क्योंकि तब मैं ईश्वर का अंश होता था, खुदा का बच्चा। This was mesmerizing, and I would like to thank you for this, only for this, for writing this. This is mesmerizing, और मैं फिर से बहुत खामोशी ने आपको दाद दी, बहुत खामोशी ये ने आपको बहुत दाद दी। लंबी, दरअसल काफ़ी लंबी है, नहीं तो पूरी भी हम सुनाते, पर बाद में कभी। नहीं, पर आपने जो कहा हाँ, था वो हाँ। ठीक था कि वो जितनी है मुकम्मल है, हाँ, जितनी है मुकम्मल है। ये आप जी। 11वीं ए। तो जब ये पहले किताब आने वाली थी तो इस किताब में ऐसी ही 6-7 कहानियाँ थी और उसका नाम था सूरज कितना कम। और जब इस कहानी के कारण किताब रोकी गई तो मैंने तय किया कि अब जब भी किताब आएगी तो उसका नाम 11वीं ए के लड़के ही होगा, तो इसलिए।